ऐसा कम पढ़ लेना, लेकिन उतना पढ़ना जितना आपको याद हो सके। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछो, लेकिन जिस दिन मैंने सुन लिया भाई और आप लोगों को याद नहीं हुआ, तो फिर आप लोग सोच सकते हो। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कृषि से संबंधित क्रांतियां। उसमें एक अपन ने पहली क्रांति पढ़ ली थी, श्वेत क्रांति। आज स्टार्ट करेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत की बात करें तो भाई हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 व 67 में। पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो कब की बात करें तो कब हुई थी, 1966 से 1967 के मध्य। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है भाई हरित क्रांति के जनक। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है भाई, हरित क्रांति के जनक। जनक की बात करें तो भाई इसके 2 प्रकार के जनक आते हैं। क्या याद रखना है अपन को, इसके 2 प्रकार के जनक आते हैं। पहला कौन सा आता है, एक तो आता है विश्व में। पहला जनक आता है कौन सा, तो वो आता है विश्व में भाई, याद रख लेना। इसके जो विश्व में जनक आते हैं वो आते हैं नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ये आते हैं इसके भाई विस्मय जनक। यदि आपसे विस्मय जनक पूछा जाए तो आप बताओगे विस्मय जनक कौन आते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। दूसरा आता है भाई इसका जनक भारत में। दूसरा कहां आता है, वो आता है भारत में। पूछा जाता है हरित क्रांति का भारत में जनक होता है, तो भारत में आता है अपना एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसका नाम आता है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन सा आता है, एम.एस. स्वामीनाथन। ये अपने पास 2 वैज्ञानिक आते हैं, हरित क्रांति से संबंधित अपने पास 2 वैज्ञानिक आते हैं। तो इन 2 वैज्ञानिकों से याद रखना, इन वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया। पूछा जाता है कौन से वैज्ञानिक को कौन से सन में, कि कौन से वैज्ञानिक को कौन से सन में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक जो वैज्ञानिक है अपने पास पहला नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, इसको एक पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, तो सन आता है 1970। इस सन में इसको एक पुरस्कार दिया गया था। और पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में दिया गया। यदि क्षेत्र की बात करें तो इसको भाई शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इसको जो पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। वैसे तो ये खाद्यान्न से संबंधित क्रांति है, लेकिन जो इसको पुरस्कार दिया गया था कौन से सन में दिया गया था, वो दिया गया था 1970 में। कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो वो दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आता है अपना एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसको एक पुरस्कार दिया गया था। सन पूछा जाता है तो भाई एक सन आता है 1987। इस सन में इसको खाद्य पुरस्कार दिया गया था भाई। विश्व का प्रथम कौन सा पुरस्कार दिया गया था, दिया गया था विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था भाई। खाद्य पुरस्कार दिया गया भाई, याद रख लेना। विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया था, वो दिया गया था एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको दिया गया था, एम.एस. स्वामीनाथन को। जो दूसरा खाद्य पुरस्कार दिया गया था, आपको पहले बताया था, इससे पहले क्रांति पढ़ाई थी आपको, श्वेत क्रांति। तो उसका एक वैज्ञानिक था, उसका जनक था डॉक्टर कुरियन। कौन सा था भाई, वो था डॉक्टर कुरियन। ये वैज्ञानिक था जिसे दूसरा खाद्य पुरस्कार दिया गया था। पहला तो किसको दिया गया है, तो पहला दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन को। दूसरा खाद्य पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया गया था। कब दिया गया था, तो इसके ठीक 2 साल बाद, इसके ठीक 2 साल बाद उसको पुरस्कार दिया गया था। तो ठीक 2 साल बाद कौन सी सन आती है, 1989 सन आती है भाई। इस सन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द्वितीय खाद्य पुरस्कार दिया गया। पहला किसको दिया गया था, एम.एस. स्वामीनाथन को। ये हरित क्रांति से संबंधित 2 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जिसे विश्व में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। दूसरा आता है एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। इतना आपको याद रखना।
फिर इसी से यही याद रख लेना कि नॉर्मन ई बोरलॉग को सन 1990 में, सॉरी 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। फिर इस एम एस स्वामीनाथन से याद रखना कि एम एस स्वामीनाथन को 1987 में विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा जो खाद्य पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। कब दिया गया था? 1989 में। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है भाई? आपको लिखा था ये आप लोगों को पढ़ाया था भाई, तो आपको याद होगा। तो ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। ये आपको पढ़ा चुके हैं भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। इन्होंने आपने पढ़ा होगा, तो मैंने आपको लिखाया भी था NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या आता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना इसके द्वारा की गई थी भाई। कब की गई थी? तो सन भी मैंने आप लोगों को लिखाया था। सन लिखाया था 1965। कौन सा सन लिखाया था भाई? 1965। इस सन में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा की गई थी। इसको दूसरा खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ये मैंने आपको लिखाया था। अगला आपको क्या याद रखना है? फिर पूछा जाता है हरित क्रांति किससे संबंधित है भाई? संबंधित पूछा जाता है। तो संबंधित की बात करें तो हरित क्रांति संबंधित होती है भाई खाद्यान्न से भाई। ये खाद्यान्न से संबंधित होती है। जैसे आपने श्वेत क्रांति पढ़ी थी, श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? तो श्वेत क्रांति होती है दूध से संबंधित। उसी प्रकार हरित क्रांति संबंधित होती है खाद्यान्न से संबंधित। और एक वैज्ञानिक और याद रखना भाई, आपने दो वैज्ञानिक तो ये हो गए, ये तो इसके जनक से आते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम आता है, शब्द की बात करें भैया ना, इसकी शब्द की बात करें तो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम गॉड के द्वारा भाई। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा। ये एक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। ये पूछा जाए कि कहां पे किया, सॉरी कौन से सन में किया गया। यदि आपसे सन पूछा जाए तो एक सन आता है 1968। कौन सा सन आता है? 1968। इस सन में विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। ये चीज आपको याद रखनी है। ये याद हो गई भाई किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से संबंधित है। फिर जो क्वेश्चन अगला पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है तो इस क्रांति को सर्वप्रथम कौन से राज्य में चलाया गया भाई? इस क्रांति को सर्वप्रथम कौन से राज्य में चला गया? तो राज्य की बात करें तो भाई सर्वप्रथम चलाया गया था पंजाब राज्य में भाई। सर्वप्रथम कौन से राज्य में चलाया गया था? पंजाब राज्य में चलाया था। उसके बाद जो दूसरा राज्य आता है वो आता है आपका हरियाणा में। कौन सा आता है? वो आता है हरियाणा। सेकंड नंबर पे अपना कौन सा राज्य आता है? हरियाणा आता है। सबसे पहले इसको पंजाब में चलाया गया था, उसके बाद हरियाणा में चलाया गया था। जो तीसरे नंबर पे आता है वो अपना राजस्थान आता है भाई। तीसरे नंबर पे आता है वो राजस्थान आता है। ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे ज्यादा फव्वारा का प्रयोग जो किया जाता है, यही याद रख लेना हरियाणा से, कि जो सबसे ज्यादा, आप इरिगेशन में पढ़ा होगा, फव्वारा सिंचाई की विधि होती है। जो फव्वारा होता है वो सिंचाई की विधि होती है। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फव्वारे का प्रयोग कौन से राज्य में किया जाता है? तो इस राज्य में किया जाता है भाई। कौन से राज्य में किया जाता है? इस राज्य में किया जाता है। कौन से में? हरियाणा में। पंजाब से याद रखना। यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर है, सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग कौन से राज्य में किया जाता है, यदि तो सीधा क्वेश्चन आ रहा है या पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, तो आएगा भाई यूपी। सबसे ज्यादा जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है यूपी के अंदर किया जाता है।
लेकिन आपसे प्रति हेक्टेयर पूछा जाए, यदि आपसे प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है वो पंजाब राज्य में किया जाता है। क्या याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो पंजाब आता है। यदि सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कौन से राज्य में किया जाता है तो अपन कौन से में करते हैं, यूपी में। यूपी के अंदर जो अपनी मुख्य खाद्यान्न फसलें होती है, यही याद रख लेना। जैसे अपनी मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी होती है, गेहूं हो गया मुख्य खाद्यान्न फसलें, उसके बाद गन्ना हो गया जो महत्वपूर्ण फसलें, गन्ना हो गया, अगली आती है अपना आलू हो गया। इनका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भाई यूपी के अंदर। फलों में सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला स्थान किसका आता है, आम का आता है। तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है, यूपी के अंदर। ये आपको जब फल या फ्रूट्स पढ़ाएंगे, हॉर्टिकल्चर पढ़ाएंगे, वहां सब दिखाएंगे आपको कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन किया जाता है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बेर का उत्पादन किया जाता है, ये सब आपको लिखाएंगे। तो फिलहाल आप हरित क्रांति पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन यहाँ पे याद रख लेना। ये तो था सबसे पहले कौन से राज्य में चलाया गया था भाई हरित क्रांति को, तो पंजाब में चलाया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे हरियाणा को चलाया गया था। थर्ड नंबर पे जो अपना राज्य आता है वो अपना राजस्थान आता है। तीसरे नंबर पे इसको चलाया गया था राजस्थान में। ये तो बात थी चलाने की। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हरित क्रांति कौन सी फसल के लिए चलाई गई, कौन सी फसल के लिए चलाई गई। तो अपने पास एक फसल आती है भाई, फसल की बात करें तो फसल के लिए चलाई गई थी भाई ये धान के लिए। सर्वप्रथम इसको चलाया गया था धान के लिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था, जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ वो हुआ था भाई गेहूं पर। इसका जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था, याद रख लेना। अब हम क्या पढ़ते हैं, इन दोनों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यदि सर्वप्रथम पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन सी फसल के लिए हरित क्रांति का विकास किया गया था तो किया गया था धान के लिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका गेहूं। इसका उत्पादन इस पे ज्यादा पड़ा था, इसलिए आज हम इन दोनों के लिए पढ़ते हैं। गेहूं व धान के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। याद रख लेना, हरित क्रांति से पहले भारत में ऑर्गेनिक खेती की जाती थी, जैविक खेती की जाती थी। फिर हुआ क्या, जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उत्पादन में कमी आने लगी। तो उत्पादन को मेंटेन करने के लिए हरित क्रांति का विकास किया गया था। और हरित क्रांति के अंतर्गत फर्टिलाइजरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कुछ साल तक अपने उत्पादन में वृद्धि हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा में कमी आने लगी, जिसके कारण अपने उत्पादन में वापस कमी आने स्टार्ट हो गई थी। उसकी पूर्ति के लिए फिर दोबारा से अपन कौन सी खेती करते हैं भाई, जैविक खेती करते हैं। उसकी पूर्ति के लिए जैविक खेती की जाती है भाई। याद रखना कि सबसे पहले चलाया धान के लिए गया था, उत्पादन पर प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। फिर इनसे भी जो अगर क्वेश्चन ज्यादा डीपली जाता है भाई, जेट में इतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाता, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इतना डीपली क्वेश्चन जाएगा। डीपली क्वेश्चन कैसे जाएगा कि गेहूं व धान की कौन सी प्रजातियों का सबसे ज्यादा हरित क्रांति में योगदान रहा। तो इनकी भाई बौनी प्रजातियां थी, याद रख लेना। गेहूं व धान की बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था भाई। कौन सी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था, बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति के मध्य में। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि उसको और डीपली पेपर देना भाई, उसको और इसके अंदर जाना है, तो पेपर में क्वेश्चन देगा कि गेहूं की जो बौनी प्रजाति होती है कौन से जीन के कारण होती है। क्या आएगा कि जो गेहूं की बौनी प्रजाति होती है कौन से जीन के कारण आती है। तो भाई गेहूं के अंदर एक जीन आता है भाई, गेहूं के अंदर एक जीन आता है। बात कर रहे थे गेहूं व धान की बौनी प्रजातियों का सबसे ज्यादा इनमें योगदान रहा, लेकिन बौनी प्रजाति कौन से जीन के कारण होती है। तो गेहूं की जो बौनी प्रजाति होती है भाई, किसकी, गेहूं की यदि बौनी प्रजाति की बात करें तो जीन आता है नोरिन 10। नोरिन
10 जीन आता है जिसके कारण गेहूं की बौने प्रजाति होती है। इस जीन का योगदान होता है गेहूं की बौनी प्रजाति में भाई, याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो बात थी गेहूं की। अभी हमने धान भी पढ़ा है, अभी हमने धान भी पढ़ा है कि धान की भी बौनी किस्में का प्रयोग किया जाता है। तो धान की जो बौनी किस्म होती है वो कौन से जीन के कारण होती है? तो धान की जो बौनी किस्म होती है वो होती है भाई डी जी ओ जीन। इस जीन के कारण धान की बौनी प्रजाति होती है भाई। बौनी प्रजाति में ये जीन उपस्थित होता है, ये जीन उत्तरदायी होता है। ये दोनों जीन आपको याद रखने, दोनों जीन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इनसे, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आता है। ये दोनों को अपन को याद रखना होगा। हरित क्रांति में आपको क्या याद रखना है? एक तो याद ये रखना है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? विलियम बोर्ड के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1968 में किया गया। इसकी शुरुआत कब हुई, अर्थात हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1966 व 67 में की गई। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित होती है। फिर आता है हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के भी हमने आपको दो जनक बताए थे, एक बताया था भारत में, दूसरा बताया था विश्व में। भारत में कौन सा आता है? भारत में आता है भाई नॉर्मन विश्व में आता है नॉर्मन ई बोरलॉग। इसमें कौन सा आता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग से आपको एक चीज और याद रखनी थी कि उसको एक पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो जो उसको पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था भाई शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो एक सन आता है 1970, सन आता है 1970। इस सन में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। दूसरा आपने पढ़ा था एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा क्या पढ़ा था? एम.एस. स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन को भारत में विश्व के जनक बोला जाता है भाई। भारत में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। याद रखना, उसको एक सन आती है 1987। इस सन के मध्य विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ये मैंने आपको ही बताया था। जो विश्व का दूसरा जो खाद्य पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो आता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कब दिया गया था? तो इसके ठीक 2 साल बाद दिया गया था। इसके ठीक 2 साल बाद उसे दिया गया था, अर्थात 1989 में उसको विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। फिर वह जो क्वेश्चन अगला डीपली जाता है वो ये जाता है, अभी तक आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि भाई भारत में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक। यदि आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता तो आप आसानी से कर देते, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछने लग गया आजकल। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सतत हरित क्रांति के जनक क्या आता है? सतत हरित क्रांति के जनक। अब उसमें ना तो इसने भाई देखो भारत दिया, ना तो इसने भारत दिया इसे। यदि वो भारत देता तो आप आसानी से बता देते एम.एस. स्वामीनाथन। यदि वो विश्व देता तो आप आसानी से बता देते नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन उसने ना तो भारत दिया ना विश्व दिया भाई, उसने कोई सा भी नहीं दिया। तो सीधा पूछा सतत हरित क्रांति के जनक। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके जनक आपको अपने भारत वाले लिखने। तो भारत में कौन आता है भाई? तो भारत में आता है एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत वाला ही आपको किसमें लिखना है? सतत हरित क्रांति के जनक में लिखना है। अब यदि क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपली पूछा जाए, सीधी सी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सतत हरित क्रांति किससे संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है? अब आप लोग घूम जाओगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है भाई, आपको अपने जगह पे बैठा रखना है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना कि भाई बस शब्द क्या है ये जुड़ा है, बाकी तो वही है हरित क्रांति। शब्द क्या है ये जुड़ गया तो आप लोग घूमने लग जाओगे कि ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं।
यदि आपसे चाहे हरित क्रांति पूछे या सतत हरित क्रांति पूछे तो वो किससे संबंधित होगी भाई? वो खाद्यान्न से संबंधित होगी, याद रख लेना, वो खाद्यान्न से संबंधित होगी भाई। तो आपको घूमने की आवश्यकता नहीं। क्या करा बेटा? हाँ वही बता रहा हूँ, मैं भी वही बता रहा हूँ। यदि आपसे सतत पूछे या हरित क्रांति पूछे और पूछ ले किससे संबंधित है तो आप खाद्यान्न से संबंधित बताओगे। जनक में डिफरेंट आता है, जनक में डिफरेंट आता है। जनक में कैसे आता है? यदि उसने पूछा सतत हरित क्रांति के जनक, तब तो आप बताओगे एम.एस. स्वामीनाथन। यदि वो विश्व का पूछेगा, यदि वो विश्व का पूछेगा तो विश्व में बताओगे आप नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये थी भाई आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन डीपली जा सकता था मैंने आपको पूरे विस्तार से ये बता दिया। इससे बाहर हरित क्रांति से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपने कृषि से संबंधित बहुत सारी क्रांति आती है, आपकी 2 क्रांति हमने कंप्लीट करा दी। अगली जो क्रांति आती है वो आती है पीली क्रांति। भाई याद रखना, जो आपकी क्रांति बड़ी थी, जो क्रांति बड़ी थी वो 2 ही थी, इनसे सब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली जो क्रांति आती है कितनी से आती है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, बस यही पूछा जाता है। तो अगली क्रांति आती है आपकी पीली क्रांति में। कौन सी आती है? वो आती है पीली क्रांति। पूछा जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति होती है भाई तिलहन से संबंधित, तिलहन से संबंधित होती है भाई। यदि इसमें क्वेश्चन थोड़ा और डीपली जाता है भाई कि तिलहनी फसलें बहुत सारी होती है, तिलहनी फसलें बहुत सारी होती है, अर्थात तिलहनी फसलें उनसे बोला जाता है जिनका अपन तेल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो तिलहनी फसलें बहुत सारी होती हैं। यदि आपसे तिलहनी फसलें पूछ ले, यदि उसने आपको पूछ लिया कि पीली क्रांति किससे संबंधित है और वो आपको तिलहन नहीं दिया, वो आपसे फसलों का नाम दे दिया कि कोई भी अपने तिलहनी फसलों का नाम दे देगा। यदि आपसे तिलहनी फसलों का नाम देता है तो तिलहनी फसलें में अपनी आती है भाई, ये होती है सरसों से संबंधित है, सरसों या सूरजमुखी। सूरजमुखी इनसे संबंधित होती है। यदि आपसे ऐसे पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, तब तो आप बताओगे तिलहन। यदि किसी फसल से पूछ रहे हो, आपसे फसल पूछ लिया कि भाई आपने पास पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, वो आपको सरसों दे दिया, सरसों का तेल निकाला जाता है। दूसरा आपको तिल दे दिया, तिल का तेल निकाला जाता है। अगला आपको सोयाबीन दे दिया, सोयाबीन से तेल निकाला जाता है। तब अगर आपको फसल देता है तब आपको कौन सा करना है, सरसों। सरसों व सूरजमुखी इन 2 से संबंधित होती है आपकी पीली क्रांति। अभी एक शब्द आया था सोयाबीन, ये फसल आई थी भाई, कौन सी फसल आई थी, सोयाबीन। सोयाबीन से याद रख लेना, एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसका प्रयोग दाल व तेल दोनों के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दाल व तेल दोनों के रूप में किया जाता है। अब दलहनी फसल है तो इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। पूछा जाता है कि सोयाबीन के अंदर कितनी मात्रा प्रोटीन की होती है, तो सोयाबीन के अंदर लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है भाई। 42% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। यदि तेल की मात्रा पूछी जाए तो इसमें 20% तेल की मात्रा उपस्थित होती है। दोनों चीज आपको याद रखनी है कि एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसका प्रयोग इन दोनों के रूप में करते हैं। और इसमें प्रोटीन पूछा जाए दलहनी फसलों में, याद रख लेना, दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। ये चीज आप याद रख लेना भाई। पीली क्रांति से किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। तिलहन में फसल पूछा जाए सरसों व सूरजमुखी इन 2 से संबंधित होती है। फिर इसका जनक आता है, इसका भी जनक पूछा जाता है। तो इसके जनक आते हैं भाई सेम, पिट्रोडा। कौन से आते हैं, सेम, पिट्रोडा, ये इसके जनक आते हैं। इतने जनक इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसके ज्यादा इसके जनक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि आपसे जनक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हरित क्रांति से पूछे जाते हैं, दूसरे श्वेत क्रांति से पूछा जाता है। एक आप पढ़ोगे इंद्रधनुष क्रांति, उससे जनक पूछा जाता है भैया ना। जो जनक के क्वेश्चन आते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लिखा देंगे, इसका जनक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता।
तो इससे दो ही को एक ही क्वेश्चन पूछा था कि ये किससे संबंधित होती है, तिलहन से संबंधित होती है, तिलहन में फसल आती है, तो दो फसल आती है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, याद ना हो तो ज्यादा टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगली जो अपनी क्रांति आती है भाई, ये अपनी तीसरी क्रांति थी भाई। जो आपकी चौथी क्रांति आती है वो आती है नीली क्रांति भाई। कौन सी आती है? नीली क्रांति। पूछा जाता है भाई नीली क्रांति किससे संबंधित होती है, तो नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन से। किससे होती है? मछली उत्पादन से संबंधित होती है भाई, ये आपको याद रखना भाई। इसके यदि आपसे जनक पूछे जाए भैया ना, इसका यदि जनक पूछा जाए तो इसका जनक आता है, इसके भाई जनक की बात करें तो जनक आता है इसका अरुण प्रेषण, ये इसके जनक आते हैं भाई। चार क्रांति हो गई, पहली श्वेत क्रांति थी, दूसरी हरित क्रांति थी, तीसरी पीली, चौथी नीली। अगली आती है भाई गोल क्रांति। पांचवी क्रांति कौन सी आती है आपकी? गोल क्रांति भाई। पूछा जाता है गोल क्रांति किससे संबंधित होती है, तो भाई गोल क्रांति पूछा जाए तो वो होती है आलू से संबंधित भाई, आलू उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित होती है? आलू उत्पादन से संबंधित, ये आपको याद रखना है। जो आपकी अगली क्रांति आती है, ये तो आपकी मैं बता रहा था कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति आती है, लगभग अपने 15-20 क्रांति आती है, तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि बस एक तो आपको याद रखना है, दो क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी जो आपको स्टार्टिंग पढ़ा था, उनके बाद तो सीधा क्रांति से किससे संबंधित है ये पूछा था कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। अगली जो क्रांति आती है भाई वो आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति पूछा जाए तो लाल क्रांति संबंधित होती है भाई, वो होती है मांस व टमाटर उत्पादन से। किससे संबंधित होती है? मांस व टमाटर उत्पादन। जो भाई धूसर क्रांति अपनी होती है वो किससे संबंधित होती है, तो धूसर क्रांति होती है भाई उर्वरक से संबंधित। किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित होती है भाई। जो भूरी क्रांति होती है, जो कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति होती है, जो भूरी क्रांति होती है भाई वो होती है खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, इससे संबंधित होती है आपकी भूरी क्रांति में। अगली याद रखना जो 10वें नंबर की क्रांति आती है आपकी भाई, 10वें नंबर की क्रांति आती है काली क्रांति भाई। कौन सी? काली क्रांति। और काली क्रांति होती है बायोडीजल, बायो डीजल या जेट्रोपा या वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित वह होती है। किससे संबंधित होती है? वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित होती है। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित होती है। ये अपनी 10 क्रांति हो गई। जो अपने 11वें नंबर की क्रांति आती है वो आती है, जो अपने 10वें नंबर की क्रांति आती है वो आती है गुलाबी क्रांति। 11वें नंबर की क्रांति आती है भाई गुलाबी क्रांति। और जो गुलाबी क्रांति संबंधित होती है याद रख लेना, वो झींगा से संबंधित होती है भाई। किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित। झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित भाई, प्याज उत्पादन से संबंधित। जो अपने अगली क्रांति आती है वो क्रांति आती है भाई आपकी 12वें नंबर पर, और वो आ जाती है अपने रजत क्रांति। कौन सी आती है? रजत क्रांति।
रजत क्रांति पूछा जाता है किससे संबंधित होती है? यदि आपसे रजत क्रांति पूछे तो होती है भाई अंडा उत्पादन, अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित होती है भाई, अंडा व पोल्ट्री से संबंधित होती है। जो आपकी 13वें नंबर की क्रांति आती है सुनहरी क्रांति, 13वें नंबर पर कौन सी आती है? वो आती है सुनहरी, से गोल्डन क्रांति बोला जाता है भाई, याद रख लेना इसको, गोल्डन क्रांति भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्रांति है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्रांति है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। जो सुनहरी क्रांति संबंधित की बात करें तो सुनहरी क्रांति संबंधित होती है भाई फल उत्पादन से, किससे संबंधित होती है भाई? फल उत्पादन से या बागवानी से, या बागवानी से या उद्यान विज्ञान से, इससे भाई ये संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट क्रांति है, पूछा जाता है इसके जनक, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि सुनहरी क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? मैंने आपको जब एग्रीकल्चर की शाखाएं पढ़ाई थी वहां पढ़ाया था, ये वही क्रांति के बारे में जिक्र किया था, ये क्रांति के बारे में चर्चा की थी। तो पूछा जाए सुनहरी क्रांति के जनक कौन आते हैं, तो एक वैज्ञानिक मैंने आपको नाम बताया था, और जिस वैज्ञानिक के नाम पे आपको हंसी आ रही थी भाई, जिस वैज्ञानिक के नाम पे आपको हंसी आई थी वही वैज्ञानिक इसके जनक बोले थे। तो कौन सा जनक था? कौन सा था बेटा? हाँ शाबाश, वो आते हैं भाई के.एल. चड्ढा। कौन से आते हैं? के.एल. चड्ढा भाई। मैंने आपको वहां भी यही बताया था कि बेटा इसके नाम के ऊपर मत जाना, मैंने वो भी आपको क्या बताया था, वहां भी मैंने ये शब्द बोला था कि बेटा इसके नाम के ऊपर मत जाना, नाम को सुनकर आपको हंसी आ रही है, लेकिन इसने बहुत काम किए भाई, इसको एक काम से संतुष्टि नहीं मिली थी, इसने कहा कि नहीं भाई मुझे एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मुझे और भी आगे प्रोग्रेस करनी है, मुझे और आगे, या मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे ऊंचाइयों को छूना है। तो इसने एक आपने पढ़ा था फल विज्ञान या पोमोलॉजी, इसके जनक भी इसे बोला जाता है भाई, याद रखना, इसने ये काम भी किया था कि फल उत्पादन के जनक के नाम से जाना जाता था। इसने फल उत्पादन के बारे में बहुत सारी खोजें की थी भाई, फल विज्ञान के बारे में या पोमोलॉजी के बारे में इसने बहुत सारे काम किया था भाई। तो याद रखना सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन, बागवानी या उद्यान विज्ञान। इसके जनक कौन आते हैं भाई? जनक आते हैं इसके के.एल. चड्ढा। कौन आते हैं? के.एल. चड्ढा। अगला याद रखना जो अपनी 14वीं क्रांति आती है वो क्रांति आती है आपकी परभनी क्रांति। कौन सी आती है भाई? परभनी क्रांति। पूछा जाता है परभनी क्रांति किससे संबंधित होती है? तो परभनी क्रांति संबंधित की बात करें तो संबंधित होती है भिंडी उत्पादन से। किससे होती है भाई? भिंडी उत्पादन से संबंधित होती है भाई, याद रख लेना, भिंडी उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति आती है? आपकी परभनी क्रांति आती है भाई। फिर जो आपकी 15वें नंबर की क्रांति आती है वो आती है भाई राजेंद्र क्रांति। राजेंद्र क्रांति पूछा जाता है भाई राजेंद्र क्रांति किससे संबंधित होती है? यदि आपसे पूछे राजेंद्र क्रांति की तो राजेंद्र क्रांति होती है भाई मेथी से संबंधित। किससे संबंधित होती है भाई? मेथी से संबंधित, याद रखना, मेथी से संबंधित होती है आपकी रजत क्रांति। जो अगली क्रांति आती है वो आती है 16 नंबर पर, तो आता है इंद्र धनुष क्रांति। ये जो क्रांति होती है ये होती है भाई कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सभी क्रांतियों से संबंधित है, सभी क्रांतियों से संबंधित। कृषि के क्षेत्र में जितनी भी क्रांति होती है सबसे संबंधित होती है। इसके जनक आते हैं भाई, इसके जनक बहुत बार पूछे जाते हैं भाई, इसके जनक कौन आते हैं? तो इसके जनक आते हैं भाई नीतीश कुमार।
कौन आते हैं भाई? इसके जनक आते हैं नीतीश, इसके जनक आते हैं नीतीश कुमार भाई। इंपॉर्टेंट क्रांति भाई, पूछा जाए किससे संबंधित होती है तो कृषि के क्षेत्र में सभी क्रांतियों से संबंधित होती है। जनक पूछा जाए तो नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। आपने क्रिकेटर का नाम सुना तो ऑरेंज क्रांति किससे संबंधित होती है? तो ऑरेंज क्रांति होती है भाई नींबू वर्गीय फलों से भाई, नींबू वर्गीय फलों से संबंधित होती है भाई। याद रखना नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से फल आते हैं भाई, ये याद रख लेना। यही नींबू वर्गीय फलों में 3 फल आते हैं। कितने फल आते हैं? 3 फल। बेटा कौन कौन से आते हैं? हाँ स्टैंड अप, हटाना बेटा, पता ना नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से आते हैं। हाँ भाई आगे, शाबाश भाई। एक तो आता है नींबू, दूसरा कौन सा आता है भाई? दूसरा आता है संतरा, तीसरा कौन सा आता है भाई? तो तीसरा आता है माल्टा। ये तीनों फल कैसे होते हैं? नींबू वर्गीय फल की श्रेणी में आते हैं, ये याद रख लेना। और भाई इससे एक चीज और भी याद रख लेना, इन तीनों का उत्पादन पूछा जाए आपसे कि भारत में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नींबू वर्गीय फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो एक राज्य का नाम आता है MH, जिसे आप लोग महाराष्ट्र बोलते हो, जिसे आप महाराष्ट्र बोलते हो। नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई जगह पूछी जाए तो जगह आती है नागपुर। इस नागपुर में सबसे ज्यादा नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन किया जाता है। इतना याद हो गया। पर जब आपको इतना ही याद हो गया तो आप इतना भी याद कर लेना, ये तो बात थी भारत की, ये तो बात भारत की थी भाई। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन कौन से जिलों में किया जाता है, तो राजस्थान का ऐसा कोई सा भी जिला नहीं आता जिसमें तीनों का उत्पादन एक साथ किया जाता हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में इन तीनों का एक साथ उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान का ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है भाई। राजस्थान का ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जहां पे तीनों का उत्पादन एक ही जिले में किया जाता हो। तो तीनों का अलग अलग जिला आता है भाई। तो सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन होता है भरतपुर में होता है, लिख लेना कहां पे होता है? भरतपुर में होता है। जो संतरे की बात करते हैं तो संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है राजस्थान का एक जिला आता है झालावाड़, जहां से मानसून प्रवेश करता है। झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए झालावाड़ को भारत का छोटा नागपुर, भारत का छोटा नागपुर बोला जाता है भाई। पूछा जाए कि राजस्थान का छोटा नागपुर किसे बोला जाए, राजस्थान का नागपुर किसे बोला जाता है? तो किस कौन से जिले को बोला जाता है भाई? वो बोला जाता है झालावाड़ को। भारत का नागपुर तो भाई महाराष्ट्र में है, लेकिन राजस्थान का नागपुर पूछा जाए तो झालावाड़ को बोला जाता है। यदि क्वेश्चन ये पूछे क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन किया जाता है भाई झालावाड़। जो अगला आता है माल्टा, इसका किया जाता है भाई गंगानगर में, गंगानगर वे हनुमानगढ़ जिले में भाई। ये याद रख लेना भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों का उत्पादन इसका तो किया जाता है भरतपुर में, इसका किया जाता है झालावाड़ में, इसका किया जाता है गंगानगर में हनुमानगढ़ जिले में। ये आपकी 17 क्रांति कंप्लीट होती है। अगली आती है 18वीं क्रांति, तो आती है सुनहरा रेशा क्रांति। कौन सी आती है? सुनहरा रेशा क्रांति भाई। सुनहरा रेशा क्रांति आपसे पूछा इससे जूट, यदि आपसे पूछा कि भाई सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सॉरी जूट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है भाई बैरकपुर में। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये चीज आप याद रख लेना भाई। एक चीज और याद रख लेना, जो अगली आपकी क्रांति आती है भाई, आपकी जो अगली क्रांति थी वो थी अमृत क्रांति भाई। और अमृत क्रांति संबंधित पूछा जाता है तो आता है नदियों जोड़ो परियोजना, नदियों जोड़ो
परियोजना इससे संबंधित होते हुए आपकी अमृत क्रांति। जो अपनी लास्ट सेकंड लास्ट क्रांति आती है वो आती है रजत रेशा क्रांति। जो आपकी अगली आती है वो आती है रजत रेशा क्रांति। ये आती है कपास उत्पादन से संबंधित भाई। किससे संबंधित होती है? कपास उत्पादन से संबंधित होती है भाई। और आपकी जो लास्ट क्रांति आती है वो लास्ट क्रांति आती है हरित सोना क्रांति। लास्ट जो क्रांति होती है भाई, लास्ट क्रांति आती है हरित सोना क्रांति भाई। ये आती है भाई किससे संबंधित? तो आपने नाम सुना होगा भाई बांस का, बांस उत्पादन से संबंधित। और यही नोट डाल के लिख लेना भाई कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी घास होती है। जो बांस होता है घास कुल में आता है भाई, घास की श्रेणी में आता है भाई। पूछा जाता है कि सबसे लंबी घास होती है, तो सबसे लंबी घास कौन सी होती है? बांस होती है भाई। ये थी आपकी क्रांतियां। इन क्रांतियों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं। जितनी क्रांतियां, जितना आपको लिखाया है आप इतना याद रख लेना। यदि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। यदि क्रांतियों में जो कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये आपकी क्रांति थी। यदि इन क्रांतियों में यदि किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकता है भाई, इनमें से पूछ सकते हो। अच्छे समझ आ गई? हाँ ठीक है भाई, समझ आ गई। तो जो आपका अगला टॉपिक होगा वो अपन कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान। कि कृषि से संबंधित कौन कौन से अनुसंधान आते हैं, उनका क्या कार्य होता है, भारत के अंदर कितने अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत के अंदर कितने केवीके हैं। ऐसे कृषि विश्वविद्यालय हैं जो आईसीआर के अधीन कार्य करते हैं। ये तो भारत की बात थी। फिर आता है राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, पहला कब खोला गया था, कहाँ खोला गया था। तो ये सब चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है कि आप कम पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको लिखा ही जाऊं और आपको याद नहीं रहेगा। ये लिखा हुआ तो आप बुकों में पढ़ लोगे, लिखा हुआ तो आप बुकों में भी पढ़ लोगे। तो आप बेशक कम पढ़ लेना, लेकिन उतना पढ़ना जितना आपको याद हो सके। हाँ, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार पूछो। लेकिन जिस दिन मैंने सुन लिया भाई और आप लोगों को याद नहीं हुआ तो फिर आप लोग सोच सकते हो। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू।